लाइट एक प्रकार की एनर्जी है जिसके थ्रू हम लोग सामान को देखते हैं। लाइट एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, नॉन मैकेनिकल। इसको दूसरा एनर्जी के फॉर्म में बदल सकते हैं। लाइट का स्पीड जो होता है 3 × 10⁸ लाइट जो है अलग अलग वेवलेंथ वाले वेव से बना है, जिसका 4 से लेकर 8 तक रेंज है। लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है वैक्यूम में। उसके बाद वैक्यूम में जो स्पीड होता है उसी को हवा में कंसीडर किया जाता है। लाइट जो होता है वो ट्रांसवर्स वेव होता है। ट्रांसवर्स लाइट टी से खत्म हो रहा है तो ट्रांसवर्स वेव। लाइट में दोनों प्रॉपर्टी होता है, वेव प्रॉपर्टी और पार्टिकल प्रॉपर्टी। जब ये हवा में ऐसा ही मीडियम में कोई चलते रहता है तब वेव प्रॉपर्टी शो करता है, जब किसी पार्टिकल से टकराता है तब हमें मैटर प्रॉपर्टी शो करता है। वही पार्टिकल हवा में वेव टकराने पर पार्टिकल प्रॉपर्टी। रे लाइट हो गया, पैरेलल वाला हो गया, ये कन्वर्जेंट हो गया, ये डाइवर्जेंट हो गया। ट्रांसपेरेंट आर पार दिखने वाला, ट्रांसलूसेंट थोड़ा भोंजुराइले आर पार दिखने वाला, ओपेक बिल्कुल आर पार नहीं दिखने वाला, जैसे कि लकड़ी लोहा पत्थर हो गया। ट्रांसलूसेंट में खिंचा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, रक्त, खून या फिर दूध, खून और दूध जो है ट्रांसलूसेंट में ही आता है। ओपेक में अलकातरा पत्थर ही सब आ जाता है। एयर और वैक्यूम को छोड़कर जितना भी जगह होता है उसका मोटाई से ही पता चलता है कि वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या फिर ओपेक है। शीशा में एकदम पतला शीशा क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। थोड़ा सा मोटा कीजिएगा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मोटा कर दीजिएगा ओपेक हो जाएगा। ल्यूमिनस ब्रिजिंग के पास खुद का लाइट होता है, सूरज, तारा, बल्ब। नॉन ल्यूमिनस इसको अपना लाइट होता है, पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रह, पत्थर। ये सब जो पढ़ रहे हैं सब ऑप्टिक्स में आता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट टकरा कहता है उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसमें होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जब चिकना चुकनी होता है तो रेगुलर होता है, रुखर रुखर होता है तो इरेगुलर होता है। इसका 2 नियम है, 2 लॉ है लाइट का, जैसे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल होता है, तीनों एक ही मीडियम में होते हैं। और ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों जो होता है एक दूसरे के बराबर होता है। इसको भी लेंगे तो दोनों जो बराबर ही होगा। उसको रियल इमेज देखते हैं। रियल इमेज जो है हमेशा उल्टा बनता है और इसे पर्दा पर उतारा जा सकता है। वर्चुअल इमेज जो होता है हमेशा सीधा बनता है, सीधा बनेगा और इसे पर्दा पर उतारा नहीं जा सकता। भले ही रियल है लेकिन इन्वर्टेड बनता है। ये असली में एक पॉइंट पर मिलता है, ये जो है ऐसा लगता है काल्पनिक है, इसलिए वर्चुअल नाम। देखते हैं वर्चुअल समतल दर्पण जो है प्लेन में कैसे कैसे फोटो बना। बस प्लेन में वर्चुअल बनता है, सेम साइज का बनता है और सीधा बनता है। और बिहाइंड द मिरर बनता है, जितना ऑब्जेक्ट दूरी पर रहता है उतना ही दूरी पर बनता है। और लेटरल इन्वर्जन होता है, जो लाइन इमेज को और ऑब्जेक्ट को मिलाता है वो मिरर से जो है परपेंडिकुलर होता है। ये जो लिखा हुआ है टकराने के बाद जो 180 - 2 ऐसे जाता है, इससे मतलब ये आई हो गया तो फिर जो जाता है वो कितना पर जाता है, 180 - 2 ऐसे जाता है। ये ऑप्शन में क्वेश्चन मिलेगा तो ऑप्शन के थ्रू भी इसको डिकोड कर दिया जा सकता है। अगर आपको पूरा अपना इमेज चाहिए तो जो मिरर है उसका हाइट जो है, जो ऑब्जेक्ट है उसका कम से कम आधा होना चाहिए, तभी जो पूरा शरीर उसमें दिखाई देगा। हमारे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर की तरफ भी गति से चल रहा है तो ऑब्जेक्ट जो है और मिरर के बीच का रिलेटिव स्पीड जो होगा दोनों के बीच का वो 2v का हो जाएगा। तो मानिए 2 वो प्लेन मिरर रखा हुआ है, सैलून में रहता है, तो उसके बीच कितना इमेज बनेगा उसके लिए फार्मूला है 2π/θ। कितना डिग्री पर रखा हुआ है उसको 2π/θ यानी कि 360/θ समझ लीजिए। अगर इवन नंबर आता है तो उसमें से 1 घटा देना, इवन नंबर आता है तो 1 घटा देना। इसका मैग्नीफिकेशन जो होता है वो +1 होता है, मानी कि हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 होता है। इसका यूज जो होता है आईना के रूप में किया जाता है। पेरिस्कोप, क्लेडोस्कोप में इसी का यूज किया जाता है। बाल काटने वाला सैलून होता है उसमें भी इसी का यूज होता है। स्फेरिकल मिरर, इसमें कॉन्केव है, कॉन्वेक्स है। कॉन्केव जिसमें मतलब ये वाला दिखने वाला सरफेस हो गया, इसमें गड्ढा बना रहेगा, कॉन्वेक्स हो गया। ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे पोल हो जाता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है, यहाँ पे फोकस होता है, फोकस के यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इस लेंथ को कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस जो है इसी लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एपेक्चर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये मिरर है तो ये जो वाला जो डिस्टेंस होता है इसे सीधा मिला दिए, इसको एपेक्चर कहेंगे। इसमें जो है ये वाला एपेक्चर हो जाएगा, ये एपेक्चर हो गया। पोल देखिए लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ जो फोकस का दूरी होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है जो इन्फिनिटी से आता हुआ लाइन जो टकराने के बाद फोकस में मिलता है उसी को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। फोकल लेंथ हो गया। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट इमेज का हाइट डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट का हाइट, v/u होता है। मिरर के लिए -v/u होता है और लेंस के लिए v/u होता है। अब लोग देखते थे इमेज जो है कॉनकेव मिरर से कैसे इमेज बनता है। मिरर में एक बात ध्यान देने वाला है कि मिरर में लेफ्ट में रियल बनता है और राइट में जो है वर्चुअल बनता है, राइट में वर्चुअल बनता है। पहला कंडीशन है कॉनकेव मिरर का कि अगर इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज जो है फोकस पे बनेगा, छोटा बनेगा और बहुत ही ज़्यादा छोटा बनेगा। वहाँ से आ गया सी के पीछे आएगा
तभी छोटा ही बनेगा। कहाँ बनेगा? तो एफ और सी के बीच में बन रहा है, यहाँ पे एफ और सी के बीच में बन रहा है। और सी पे रखे तो सी पे डी बनता है, डी उल्ट सीधा बनता है, उल्टा मैंने कि रियल वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और सेम साइज़ का बनता है सी पे। और एफ और सी के बीच में होगा तो थोड़ा बड़ा बनेगा, रियल ही बनेगा लेकिन थोड़ा बड़ा बनेगा, और सी के पीछे चला जाएगा, सी के पीछे चला जाएगा। जैसे यहाँ पे सी के उधर था तो सी के आगे था, सी के जैसे ही आगे आएगा सी के पीछे चला जाएगा। अब फोकस पे रहते हैं इन्फिनिटी बनेगा और बहुत ज़्यादा बड़ा बनता है। और फोकस एफ और पी के बीच में रखें, फोकस और पोल के बीच में, तब ये जो ऐनक के पीछे बनता है बड़ा तो बनता है लेकिन वर्चुअल हो जाता है और इरेक्ट हो जाता है, सीधा हो जाता है, उल्टा नहीं रहता है, वर्चुअल हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है। वही हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का देखें तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि इन्फिनिटी से लेकर पोल के बीच में कहीं भी रख दीजिए तो यहाँ से पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा, पोल और फोकस के बीच में बनेगा। कैसा बनता है? तो हमेशा छोटा बनेगा, इधर बन रहा है तो वर्चुअल बन रहा है, छोटा बनेगा लेकिन खड़ा बनता है, सीधा बनता है। लेकिन अगर इन्फिनिटी रखिएगा तो ये पीछे ही बनता है, लेकिन फोकस पे बनता है, इन्फिनिटी पे फोकस पे, इन्फिनिटी के अलावा फोकस और पोल के बीच में वर्चुअल बनेगा। पॉइंट साइज बिल्कुल सीधा बनता है और बिल्कुल पॉइंट साइज का बनता है। एक कंडीशन यहाँ पे और दिया है कि जो उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स के मान लिए पोले पर बन जाए, पोले पर ऑब्जेक्ट है तो पोल पे तो उसी साइज़ का बनेगा, सीधा बनेगा, एकदम उसी साइज़ का ही फोटो बनेगा। अब उसको ले जाकर पोले पर रख देता अब। फिर कॉन्केव मिरर का काम क्या क्या है? सबसे सोलर लाइट होता है या फिर सोलर कुकर होता है या सोलर भट्टी होती होता है, उसमें यूज होता है। लाइट को कन्वर्ज करता है, कन्वर्जिंग करता है, ऐसे कन्वर्ज करता है, इसे जाके टकराता है, सब टकरा के फिर जो है एक जगह मिलता है, जैसे कन्वर्ज कर देता है। ENT स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो भी रखते हैं, सैलून में भी कहीं कहीं उसका यूज़ करते हैं, बड़ा एकदम फोटो देखने के। डेंटिस्ट लोग यूज़ कर, हेडलाइट, टॉर्च, टेबल लैंप, ये सब के फोकस पे ही रखा जाता है। या फिर जो डिश आता है, डिश वाला में भी जो है फोकस पे ही होता है वाला। इसका रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में यूज़ किया जाता है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इसका शोरूम में भी यूज़ किया जाता है। मान लीजिए कोई सामान रखा हुआ है उसका बड़ा फोटो दिखाने के लिए कॉन्केव मिरर का यूज़ किया जाता है शोरूम में। कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है लाइट के रिफ्लेक्टर में, मतलब कि बॉल लगता है तो बॉल के बस और लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। जैसे बॉल टांग दिया, बॉल के बाद ऐसे ऐसे लाइट रिफ्लेक्टर लगता है, उसमें कॉन्वेक्स लगा दीजिए। उसके बाद शोरूम में छोटा चीज़ को बड़ा करने के लिए या फिर साइड मिरर जो होता है गाड़ी उड़ी में, उसमें भी इसी का यूज़ किया जाता है। देखते हैं इसमें अंतर क्या क्या है प्लेन मिरर में, कॉन्केव कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स और प्लेन में, कॉन्वेक्स और प्लेन में हमेशा जो है वर्चुअल बनता है, क्योंकि हमेशा इमेज जो है पीछे ही बनता है, लेकिन वहीं कॉन्केव में जो है आगे ही बनता है और पीछे ही बनता है। प्लेन और कॉन्वेक्स में उल्टा बनता है और काल्पनिक बनता है, हमेशा उल्टा बनेगा, वर्चुअल बनता है। जो प्लेन में होता है तो उसका फोकस होता है और इन्फिनिटी होता है। अगर तीनों को बिना छुए कैसे पता चलेंगे? समतल वाला में तो पता चलेगा कितना भी दूर रखिए सेम साइज़ का दिखाएगा। जो कॉन्केव होता है, कॉन्केव में क्या होगा? बड़ा दिखाने लगेगा। और कॉन्वेक्स में क्या होता है? कॉन्वेक्स में जो है हमेशा छोटा ही दिखाई देगा, और जितना ऐनक से वस्तु को दूर करेंगे उतना ही इसका साइज और छोटे होते जाएगा। ये दो फार्मूला याद रखते हैं। जो फोकस होता है और रेडियस पर कर्वेचर के में 2 से भाग देने पर निकल जाएगा। तो फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। याद रखना 1/f = 1/v + 1/u। मैग्नीफिकेशन के लिए मिरर में फार्मूला होता है m = -vy होता है, मैग्नीफिकेशन में -vy। उसमें साइन कन्वेंशन यहाँ पे v लेंगे ना, तो v भी साइन कन्वेंशन से लेंगे। कैसे लेंगे? तो मान लीजिए यहाँ पे है मेन मिरर है, तो इसके इधर पॉजिटिव होगा, इसके इधर निगेटिव होगा, ठीक है। ऊपर में जो है पॉजिटिव होगा, नीचे में जो है निगेटिव होगा, ऊपर और राइट में पॉजिटिव होगा। तो वही कह रहा है यहाँ पे कॉन्वेक्स में हमेशा जो मैग्नीफिकेशन जो होगा निगेटिव ही होगा। ऐसा क्यों होगा? कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो सीधा रहता है, तो हो ही गया पॉजिटिव, यू पॉजिटिव ही हो गया। और कॉन्वेक्स में जो है इन्फिनिटी से लेकर पोल तक जो इमेज बनता है पोल से फोकस के पीछे बनता है और उल्टा बनता है। उल्टा बनने के कारण जो है कॉन्वेक्स में हमेशा जो है, कॉन्वेक्स में देखे थे हम लोग कि हमेशा वर्चुअल बन रहा था और इरेक्ट बन रहा था, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा था। तो इरेक्ट बनने के कारण क्या होगा? उसका भी जो है वो पॉजिटिव होगा, यू निगेटिव। मैग्नीफिकेशन में लेते क्या है? मैग्नीफिकेशन में अब तक फॉर्मूला हम गलत समझ रहे थे। मैग्नीफिकेशन में लेते हैं यहाँ से जो है इमेज का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। इमेज का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट है, हाइट नहीं लेते, इमेज का डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो आप इमेज के तो इसके जो पीछे बन रहा है, पीछे बनने के कारण ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा प्लस होगा, और इधर बनने के कारण ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है हमेशा माइनस होगा। इसी कारण कॉन्वेक्स में जो है वो माइनस यहाँ पे हो जाएगा, माइनस फिर प्लस हो जाएगा, क्या कि इधर होता है, फिर यहाँ पे नीचे माइनस, तो माइनस कट के हमेशा जो है प्लस ही रह जाता है। अगर कभी इमेज जो है इधर बनता है, जैसे कॉन्केव में इधर भी इमेज बनता है, ऑब्जेक्ट भी इधर रहता है, इमेज भी इधर रहता है, तो वहाँ पे जो है माइनस ही रह जाता है, यानी कि रियल इमेज बनता है तो माइनस ही रह जाता है। उससे अच्छा सबसे बढ़िया याद है कॉन्वेक्स वाला में, कॉन्वेक्स का फोकल भी पॉजिटिव होता है और मैग्नीफिकेशन भी हमेशा पॉजिटिव होता है।
और कॉनकेव का जो एफ का जो दूरी होता है वो भी निगेटिव होता है, और ज़्यादातर जब इधर इमेज बनता है तो जो है निगेटिव बनता है। उसके अंदर डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कब होता है, जब मतलब कि कोई डेंसर या फिर रेयर होता है तभी जगह होता है, सेम मीडियम में रिफ्लेक्शन नहीं होता है। देखिए यहाँ पे रेयर से जैसे ही डेंसर में गया है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ गया है, ये नॉर्मल है। जैसे ही रेयर से डेंसर में गया है उसके तरफ मुड़ गया है नॉर्मल के, ऐसे ही डेंसर से रेयर में गया है तो नॉर्मल जो था नॉर्मल से दूर भागा है, नॉर्मल से दूर भाग गया है, ठीक है। अगर यही अगर मान लिया डायरेक्ट पड़ता है एकदम पूरा परपेंडिकुलर लाइट आता है तब क्या होता है, तब वो एकदम सीधा सीधा निकल जाता है, तब उसमें कोई चेंज नहीं आता, एकदम सीधा सीधा निकल जाता है। फिर इसमें भी वही नियम है, जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्रैक्टेड रे है, सब जो है एक ही समतल पे होता है। और एक है कि साइन आई बाई साइन आर जो होता है कांस्टेंट होता है, इसको स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यह क्या होता है कि मतलब कोई भी दूसरे मीडियम में लाइट का रे जा रहा है तो कितना ज़्यादा अपने डायरेक्शन बदलेगा, उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आता है वैक्यूम में स्पीड का चाल डिवाइडेड बाई उस मीडियम में स्पीड का चाल। तो अलग अलग आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा लाइट का स्पीड उतना ही ज़्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर शीशा का दिया हुआ है 3/2, वैसे ही यहाँ पे हवा का 1.003 या फिर इसको 4/3 भी लिखा जाता है। हवा बर्फ़ पानी सब जो लगले है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे हीरा का होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उससे कम सेना नमक बेंजीन, यहाँ पे मानिक के दिया हुआ है, फ्लिंट का ज़्यादा पिन होता है, इधर हो गया उसे कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, किरासन, इधर पानी वानी जो है हवा के नज़दीक है, सबसे दूर हीरा बेंजीन ये सब है। सबसे कम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वैक्यूम है, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हीरा है। यानी कि हवा का स्पीड सबसे लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा हवा में होगा और सबसे कम हीरा में होगा। और इसके कारण क्या होता है देखते हैं। पानी में छड़ रखिएगा मुड़ जाएगा, दिखेगा मुड़ा हुआ दिखेगा। पूरा बाल्टी में पानी आता है उसका बेस कम में दिखाई देता है, स्विमिंग पूल में भी होता है। तारा इसी से टिमटिमाता है। सूर्योदय के पहले या फिर सूर्यास्त के बाद दिखना जो रिफ्लेक्शन का नहीं है। पानी बाल्टी में बस सीखा रहेगा ऊपर दिखाई देने लगता है। क्रिटिकल एंगल सिर्फ और सिर्फ काम करता है जब डेंसर से रेयर में जाता है, तब डी से डी आर सी के बाद डी आता है, डेंसर से रेयर में जाता है तब एक पार्टिकुलर एंगल के बाद इंसिडेंट को बढ़ाया जाता है, वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इसी की वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या क्या नियम है बोलेंगे। सबसे पहले डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, तभी जाके क्रिटिकल एंगल, तभी जाके वो रिफ्लेक्शन होता है। तो एक और भी कंडीशन है कि जो रेयर मीडियम क्रिटिकल एंगल है उससे ज़्यादा होना चाहिए डेंसर मीडियम क्रिटिकल एंगल। इसके बीच में अंतर में देखते हैं, इसके लिए मीडियम की ज़रूरत है, क्रिटिकल को एंगल ये सब का ज़रूरत है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है लाइट एब्जॉर्ब बिल्कुल नहीं होता। टोटल TIR में लाइट जो बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं होता, ये बिल्कुल इंटेंस होता है, ये थोड़ा कम शार्प होता है, पूरा लाइट को जो है रिटर्न करता है, बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होता है TIR में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में फार्मूला है N = 1/sin c, जहाँ पे c जो है क्रिटिकल एंगल है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में क्या है। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा क्रिटिकल एंगल उतना ही कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो क्रिटिकल एंगल से भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे फार्मूला से ही पता चल रहा है। जैसे यहाँ पे हवा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 90 डिग्री है और बर्फ़ का देख रहा है कि मात्र 85 डिग्री के करीब है। मिराज होता है इसी कारण रहता है, TIR के कारण ही दिखाई देता है। जब बहुत गर्मी का दिन रहता है मिराज दिखाई देता है। टोटल इंटरनेशनल का रोड पर लगेगा पानी है, फिर दूर से आता हुआ जहाज जो है वो लगेगा कि मतलब उधर उठ रहा है, इसको लूमिंग कहा जाता है, वो भी इसी कारण होता है, मिराज के कारण नहीं, सॉरी मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण नहीं। और डायमंड का जो कटिंग किया जाता है वो भी टोटल रिफ्लेक्शन के तहत ही होता है कि बहुत ज़्यादा शाइन करता है एकदम। और लेंस के बारे में देख, लेंस का सिर जो होता है मसूर दाल की तरह होता है। लेंस का बहुत ज़्यादा चश्मा, जो माइक्रोस्कोप होता है, कैमरा या फिर टेलीस्कोप होता है, प्रोजेक्टर जो होता है, सभी में जो है लेंस का यूज होता है। इसमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो लेंस होता है। मिरर था वैसे ही जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका शेप ऐसा होता है, कॉनकेव लेंस का जो शेप है वो ऐसा होता है। इनको भी बहुत तरह से बताया। बाई कॉन्वेक्स हो गया, दोनों तरफ से दोनों तरफ से कॉन्वेक्स हो गया। प्लेनो कॉन्वेक्स, एक तरफ से प्लेन कर दीजिए, एक तरफ से कॉन्वेक्स कर दीजिए, ये हो गया। कॉनकेव कॉन्वेक्स, एक तरफ कॉनकेव कर दीजिए, एक तरफ से कॉन्वेक्स कर दीजिए। तो सब प्रकार का भी लेंस आ गया मार्केट में। उसी प्रकार से कॉनकेव के लिए भी है। जैसे वहाँ पे कॉनकेव मिरर के लिए था, वैसे ही यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। जैसे वहाँ पे हम लोग कॉनकेव मिरर में क्या देखा था, कॉनकेव मिरर में इमेज जो था वो हमेशा ज़्यादातर रियल बन रहा था, क्योंकि मिरर और लेंस में उल्टा है। मिरर में लेफ्ट साइड को रियल कहते हैं, लेंस में राइट साइड को रियल कहते हैं। तो वहाँ पे रियल बन रहा था इन्वर्टेड, वहाँ पे उल्टा ही बन रहा था वहाँ पे भी। ऐसे यहाँ पे भी रियल ही बनेगा, यानी कि भले ही राइट साइड बनेगा रियल बनेगा और यहाँ पे ज़्यादातर उल्टा ही बनेगा। तो सब जगह वही कंडीशन है। जैसे आप पहले में देख सकते हैं
यहाँ पे देख सकते हैं यू जो है ये इधर है, तो यू ये कॉन्वेक्स का मिरर के लिए भी फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे अगर इन्फिनिटी पे रहता है तो फोकस पे बनता है, जैसे इन्फिनिटी पे रहेगा तो फोकस पे, ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे तो इन्फिनिटी पे बनेगा। ऑब्जेक्ट अगर वही सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो सेंटर पे ही बनेगा, सेम साइज का बनेगा। और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा तो वही सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बनता है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के पहले बनेगा। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास जो है सेम साइज़ का बनेगा, उसके जैसे ही आगे आइएगा बड़ा बनने शुरू हो जाएगा, उसके पीछे आने पर जो छोटा था ही। और फोकस और पोल के बीच में रखने पर क्या हुआ कि इमेज जो है वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, इनलार्ज बनता है और सेम साइड में बन जाता है। जैसे मिरर वाले में क्या होता है, मिरर वाले में उल्टा बन जा रहा था, अपोजिट साइड बनाते, लेकिन इसमें जो है हमेशा अपोजिट बन रहा है, इसी में सिर्फ जो है सेम साइड में बन जा रहा है। सिर्फ जो फोकस और पोल के बीच में रखने पर वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज बन जा रहा है। सेम रहता है कॉनकेव मिरर के केस में भी। जैसे मिरर वाले में कॉन्वेक्स मिरर के लिए वहाँ पर कॉनकेव लेंस के लिए उल्टा हो जा रहा है, उसमें उल्टा बन रहा था दोनों में। इसमें दोनों मिरर में सेम साइड में, इन्फिनिटी पे होगा तो फोकस से बनेगा, सेम साइड में बनेगा, इसलिए वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और बहुत ही छोटा बनेगा। इसमें जो है इधर साइड लेफ्ट साइड में ही वर्चुअल होता है, लेकिन मिरर में लेफ्ट साइड में रियल होता है। और फोकस से जैसे ही पीछे करेंगे तो फोकस और पोल के बीच में बनने लगेगा, तो इसमें वर्चुअल, इरेक्ट और छोटा ही बनता है, इसमें दोनों में छोटा ही बनेगा दोनों टाइम। इसी चीज़ को यहाँ पे लिख के समझाया हुआ है। इसका जो लेंस फॉर्मूला होता है मीटर फॉर्मूला में देखते हैं 1/f जो होता है 1/v प्लस 1/u होता है। यहाँ पे 1/f जो होता है 1/v माइनस 1/u होता है, 1/v माइनस 1/u होता है लेंस में। यहाँ इसका मैग्नीफिकेशन जो होता है वो भी प्लस v/u होता है। अगर एम जो है पॉजिटिव होगा तो इमेज जो है आभासी यानी कि इमेजिनरी बनेगा। एम जो है निगेटिव होता है तब जो रियल, इसमें मिरर वाले में ये था, एम जो है और एम का वैल्यू निगेटिव है तो इमेज जो है रियल बनता है, अगर एम जो है पॉजिटिव बढ़ा तो इमेज जो है इमेजिनरी बनता है। इसमें साइन कन्वेंशन का वही रूल है जो मिरर के लिए था। स्फेरिकल एबरेशन क्या होता है, जैसे कि मान लिए कि जैसे लेंस है, यहाँ पे पैरेलल सब आता है, सब जो है यहाँ पे फोकस है, सेम फोकस नहीं, किसी का फोकस इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, थोड़ा गड़बड़ा जाता है तो उसी को स्फेरिकल जो खराबी आता है उसी को स्फेरिकल एबरेशन कहा जाता है। हम लेंस को पास करने पर हम लोग पहचानते हैं बिना छुए हुए कैसे लेंस को पहचान होगा। लेंस को पास लाएँ और उसका साइज़ बड़ा हो गया तो कॉन्वेक्स है, और साइज़ उसका वही रह गया तो नॉर्मल लेंस है, और साइज़ उसका छोटा हो गया तो कॉनकेव है। पावर जो होता है लेंस का उस पर डिपेंड करता है कितना पावर लाइट को जो कन्वर्ज या डाइवर्ज कर रहा है। फोकस लेंस जितना कम होता है यानी कि जितना ज़्यादा मोटा होगा उतना ही ज़्यादा जो है लाइट कन्वर्ज करता है, ज़्यादा पावरफुल होता है, उतना ज़्यादा पावर होता है लेंस का। ये 1/f होता है फोकस लेंथ का, इससे पता चलता है कि फोकल लेंथ कम होगा तो पावर ज़्यादा होगा। लेंस को जो हम लोग डायोप्टर में नापते हैं, ये जो है यहाँ पे फोकस को हमेशा इसको मीटर में ही रखना होगा, ऐसे मीटर पे ही निकलता है डायोप्टर। कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो पावर होता है वो पॉजिटिव होता है क्योंकि उसका फोकस पॉजिटिव होता है। कॉनकेव के लिए इसका पावर जो होता है निगेटिव होता है क्योंकि उसका पावर जो है निगेटिव होता है। जो कंबाइनिंग पावर होता है लेंस का उसमें सिंपली जो है जितना है उसको सबको ऐड कर देना है। ऐसे यहाँ पे 4 लेंस रखेगा तो +2 -3 +4.5 सबको जो है सिंपली जोड़ दीजिए, जो आएगा वही हो जाएगा उसका वो कंबाइनिंग पावर लेंस का। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है, एक ही लाइट होता है उसको मोनोक्रोमेटिक, जैसे कि मान लीजिए सिर्फ पीला या सिर्फ हरा लेंगे तो मोनोक्रोमेटिक हो गया, लेकिन जो बहुत जो जुटा हुआ रहता है उसको पॉलीक्रोमेटिक कहेंगे, उसको छोड़िए। यहाँ देखते हैं कि जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है इसका होता है एन यानी फ्रीक्वेंसी, v = n लैम्डा होता है। वेलोसिटी हो गया, एन हो गया फ्रीक्वेंसी, लैम्डा हो गया वेवलेंथ। सब कलर का वेलोसिटी और वेवलेंथ तो अलग अलग होता है, लेकिन दोनों का गुना होता है हमेशा 3 × 10⁸ आएगा, क्योंकि जो लाइट है लाइट का स्पीड है। डिस्पर्जन में क्या, डिस्पर्स होना यानी कि टूटना, लाइट का टूटना। ये सबसे पहले न्यूटन के द्वारा किया था, सूरज के लाइट को 7 में जो नहीं टूटता है प्रिज्म के थ्रू, जो 7 लाइट है उसको बैंड कहा गया है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इम्प्योर स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जो 7 लाइट बटाता है ना वो जो एक दूसरे पर चढ़ जाता है तो इसके कारण पता ही नहीं चल पाता है कहाँ। लेकिन प्योर स्पेक्ट्रम जो होता है प्रिज्म स्पेक्ट्रम के बाद एकदम कम्प्लीटली 7 अलग अलग में बटाता है एकदम प्योर स्पेक्ट्रम में। जैसे प्रिज्म से जो लाइट निकलता है ना वो नीचे से विव गियोड़ होता है, VIB गियोड़ जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है। विव गियोड़ में जैसे जैसे आगे बढ़िएगा वैसे वैसे जिसका वेवलेंथ जो है बढ़ते जाएगा। सबसे कम वेवलेंथ V का, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो है रेड का, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड का। विव गियोड़ में कुछ विद्वान लोग इंडिगो और ब्लू को मिलाकर सिर्फ ब्लू कहते हैं, तो वो लोग 6 कलर मानते हैं। विव गियोड़ में वायलेट का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे कम है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे कम होगा। कलर के बारे में देख लेते हैं हम लोग का। अलग आँख जो है अलग अलग कलर को पहचान पाता है उसके वेवलेंथ के चलते ही। जो विव गियोड़ में भी होता है इसका बताया था कि वेवलेंथ जो होता है सबसे कम होता है और फ्रीक्वेंसी जो है सबसे अधिक होता है, जिसका कारण है कि वेवलेंथ
कम होता है, फ्रीक्वेंसी अधिक होने के कारण ये जो सबसे ज़्यादा डेविएट यही होता है। प्रिज्म से सबसे ज़्यादा डेविएट यही होता है, इसलिए प्रिज्म से सबसे नीचे यही आता है। सबसे कम डेविएट जो होता है वो रेड होता है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने में फ्रीक्वेंसी जो है एज इट इज रखता है, सिर्फ वेवलेंथ और स्पीड चेंज होता है। देखिए वीडियो में भी क्या क्या फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा होता है और डिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा डेविएशन होता है। तो वेवलेंथ जो होता है वो सबसे कम होता है। तो वीडियो में वाई जो होता है उसको मीन कलर कहते हैं, यानी येलो को। जो लाइट का जो वो होता है डिस्पर्जन वो होता है इस वाला, और जितने भी लाइट होते हैं उन सबका स्पीड अलग अलग होता है, इसी कारण होता है। अब रेनबो के बारे में पढ़ते हैं। रेनबो जो है एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है। रेनबो जो है वो हमेशा सन के इधर सन होगा तो इधर साइड में बनेगा। ये जो है हवा जो छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स रहता है उसी से बनता है। देखिए रेनबो बनने में कितना चीज़ इसमें लगता है। सबसे पहले होता है डिफ्रेक्शन, फिर होता है डिस्पर्जन, फिर डिस्पर्ज रे का हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उसके बाद फिर होता है निकलते समय डिफ्रेक्शन। देखिए पहले रेन ड्रॉपलेट्स है तो इधर उसमें इंटर करेगा तो डिफ्रेक्शन होगा ही, फिर निकलते समय फिर से रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन 2 बार हो रहा है, बीच में एक बार डिस्पर्जन हो रहा है, एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। डिस्पर्जन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। कभी कभी दो को रेनबो दिखाई देता है, एगो ब्राइट होता है एगो डिम होता है। जो ब्राइट वाला रेनबो रहता है उसको प्राइमरी कहते हैं। उसका बाहर रेड कलर होता है और अंदर वायलेट होता है। जो मध्यम रेनबो रहता है उसमें वायलेट बाहर रहता है, लाल वाला अंदर होता है। अब डार्क वाले में मतलब मेन वाला में लाल बाहर वायलेट अंदर। तो हम लोग का स्कैटरिंग ऑफ किसी भी सरफेस पे टकराने के बाद जो लाइट कितना फैलेगा उसी को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। ये वेवलेंथ के इन्वर्सली के 4 पावर से रिलेटेड है। जैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट इक्वल्स टू 1/λ⁴, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इक्वल्स टू 1/λ⁴ होता है। यानी कि जिसका जो है वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका स्कैटरिंग जो है कम होता है। यही कारण है कि जो लाल रंग होता है वो सबसे कम जो है स्कैटर करता है, इसलिए इसको सिग्नल वगैरह पर यूज किया जाता है। स्कैटरिंग के कारण ही जो देखिए जो भी बड़ा बड़ा घटना होता है सब स्कैटरिंग का। जैसे आकाश का नीला दिखना है स्कैटरिंग के, अंतरिक्ष से आकाश देखने पर नीला का जब काला दिखाई देता है ये भी स्कैटरिंग के कारण है, क्योंकि वायुमंडल में जो है काला कलर ये तो काला कलर का ही वहाँ पे स्कैटरिंग होता है। या फिर सूर्योदय या फिर सूर्यास्त के समय लाल जो दिखाई देता है वो भी इसी कारण देता है। देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय टाइम बढ़ता है रिफ्लेक्शन के कारण, लेकिन लाल दिखाई देता है इसके कारण स्कैटरिंग के कारण। दोपहर में जो सूरज होता है अपना ओरिजिनल कलर में दिखाई देता है क्योंकि उस समय स्कैटरिंग बहुत कम होता है। खतरे का संकेत लाल रंग होता है क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण उसका स्कैटरिंग बहुत कम होता है। इंडिया के साइंटिस्ट थे सी वी रमन के द्वारा ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट का खोज किया गया, इसलिए इसके लिए 1930 में उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। देखिए आपको कलर्स ऑफ लाइट के बारे में देखते हैं। इसमें रेड ग्रीन ब्लू RGB जो होता है मेन कलर होता है, बाकी सब कलर इसी के मिलाने से बना है, इसी से सब कलर मिल जाएगा। इसी तीनों को मिलाइएगा ना तो व्हाइट लाइट जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको व्हाइट लाइट कहते हैं, लाल हरा नीला के मिलने से ही बनता है। अब देखते हैं कैसे कैसे लाल को नीला करेगा, लाल को नीला का मैजिक हो जाएगा, लाल को नीला का मैजेंटा हो गया, लाल और नीला का मैजिक, लाल नीला को करेगा मैजिक। नीला होता है जय भीम, हरा हो गया मुस्लिम शब्द, सब बहुत सियाना बनता है। नीला और हरा मिलकर सियाना हो गया, पेल के लाल हरा हो जाएगा, लाल हरा कर देंगे। ये सब जो हो गया सेकेंडरी कलर हो गया। इसके बाद जैसे कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है, जैसे कि मेन RGB में कुछ कलर को उसमें ऐड करेंगे ना तो फिर से श्वेत जैसा वाइट लाइट हो जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर का आएगा। देखिए तो वाइट लाइट किसे किसे बनेगा नेल पॉलिश, नीला पीला हो गया नेल पॉलिश। उसके बाद लाल साया तो लाल और सियान से लाल साया नेल पॉलिश, और हरा मेज ग्रीन कलर का मेज होगा उससे भी वाइट लाइट बनेगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा सब में। वाइट लाइट में जो भी कलर जो दिखता है उसका मतलब ये हुआ कि उस कलर को जो है रिफ्लेक्ट कर दिया, बाकी सब कलर को एब्जॉर्ब कर लिया। मान लीजिए लाल गुलाब है, लाल इसलिए दिखेगा कि रेड कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी सबको रिफ्लेक्ट कर दिया। मान लीजिए कोई चीज़ है वाइट दिख रहा है, इसका मतलब है उस जितना भी कलर आता है सबको जो है रिफ्लेक्ट कर दिया। और कोई चीज़ ब्लैक दिख रहा है, इसका मतलब जितना भी कलर उसके बाद आ रहा है सबको एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब कोई लाल कलर है इस पर या तो वाइट लाइट या फिर रेड लाइट डालेंगे तभी जाकर लाल रेड दिखेगा, दूसरा कलर में वो काला दिखाई देने लगेगा। नेक्स्ट हम लोग का ह्यूमन आई को पढ़ लेते हैं। भगवान का दिया हुआ बहुत ही बढ़िया गिफ्ट है। हम लोग आई बॉल का जो होता है इसका डायमीटर का साइज़ जो होता है अप्रोक्सीमेटली यहाँ से यहाँ तक का जो साइज़ होगा लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। हम लोग यहाँ के इंपॉर्टेंट पार्ट्स में देखते हैं। सबसे पहले इसमें आता है स्लेरा, जो बाहरी लेयर है, ये वाला जो लेयर है, ये सब पूरा ब्लू वाला जो दिख रहा है इस सब जो है स्लेरा है, इसको सेलेरा कहते हैं। अभी लिखा भी हुआ है सेलेरा कहते हैं। इसमें वाइट कलर का एक गाढ़ा लेयर रहता है, इसको हम लोग सेलेरोटिक कहते हैं, सेलेरोटिक कहा जाता है। इसी सेलेरा में ओटिक लगा देंगे, सेलेरोटिक हो जाएगा। और इसी का सामने वाला पार्ट जो यहाँ पर कैसा उठा हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। और सेलेरा के जस्ट नीचे जो लेयर है उसको कहते हैं कोरोइड।
जैसे स्लेरा हो गया, स्लेरा का जस्ट नीचे जो ब्राउन कलर का लेयर है इसी को हम लोग क्रोवाइड कहते हैं। इसका कलर जो एकदम डार्क ब्राउन होता है, यहाँ पे देख ही सकते हैं। ये क्रोवाइड का जो है 2 हिस्सा में बढ़ जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। क्रोवाइड जो 2, एक हिस्सा यहाँ हो गया, ये हो गया आइरिस, सामने वाला हिस्सा आइरिस हो गया। उसके बाद आइरिस के जस्ट पीछे यहाँ पे होता है, जो हो गया ये हो गया हम लोग का सिलियरी मसल हो गया। ये जो छोटा सा यहाँ पे छेद दिख रहा है, ये जो छेद है ये हो गया हम लोग का पुपिल। जो छेद हो गया, इस छेद को कहते हैं हम लोग पुपिल। और ये हम लोग का हो गया लेंस। ये हम लोग जो छोटा छेद है ये हम लोग का पुपिल हो गया। हम लोग का आँख जो होता है वो कॉन्वेक्स शेप का होता है, और ये जो होता है प्रोटीन का बना होता है। और यहाँ पे हम लोग का ये वाला जो रीजन हो गया ये हम लोग का रेटिना हो गया। और रेटिना जो दिमाग के थ्रू यहाँ से ऑप्टिक नर्व से यहाँ पे कनेक्टेड रहता है। और जो लिक्विड यहाँ पे भरा हुआ रहेगा, ये वाला लिक्विड यहाँ से हम लोग कॉर्निया से लेकर और लेंस के बीच में यहाँ पे जो लिक्विड रहता है इसको कहा जाता है एक्वस ह्यूमर। इसको हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और आई लेंस के बाद ये वाला रीजन में जो भरा हुआ है, ये वाला रीजन में इसको हम लोग कहते हैं विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। ये आगे है इसलिए आगे का एक्वस ह्यूमर, पीछे वाला का भीतरियस ह्यूमर। हम लोग रेटिना पे देखते हैं, हम लोग रेटिना पे जो इमेज बनता है वो कहते बनता है रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है। हम लोग जैसे ही रेटिना पड़ता है तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सिग्नल एक वहाँ पे जनरेट होता है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में हम लोग के दिमाग में सिग्नल जाता है। आइरिस का काम क्या होता है? आइरिस जो होता है मतलब कि छेद के, आँख के छेद को बड़ छोट करता है। जब अंधेरा में जाते हैं तो आइरिस जो इस छेद को बड़का कर देगा कि खूब लाइट जाए अंदर। जैसे बहुत अंजोड़ा वाला छेद में जाएंगे तो आइरिस जो है इसको एकदम छोटा कर देगा कि बहुत कम लाइट इंटर करे। और सिलियरी मसल का क्या काम था? सिलियरी मसल का काम था, इसका काम है आँख को कॉन्ट्रैक्ट करना, एक्सपेंड करना, कहाँ पे इमेज बनेगा, नज़दीक का चीज़ देख रहा है, दूर का चीज़ देख रहा है, उस हिसाब से फुलते उसको पुचकाते फुलाते रहता है। इसको लेंस को हम लोग आँख के लेंस को जो एडजस्ट करते रहता है, उस प्रोसेस को हम लोग उसको एकोमोडेशन कहते हैं। उसके बाद एक आता है ब्लाइंड स्पॉट। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ से जो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू जो सिग्नल जाता है, जहाँ रेटिना को छोड़ के जैसे ही जो ब्रेन में जो वो जगह जहाँ रेटिना से ब्रेन में जो जाता है उसी को हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। वहाँ पे कोई देखने वाला उस ऑर्गन में नहीं आता है। अगर इमेज जो है कहीं ब्लाइंड स्पॉट बनता है तो वो हम लोग को धुंधला दिखाई देता है। उसके बाद येलो स्पॉट क्या होता है? जैसे आँख होता है, आँख का हम लोग का जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा जहाँ पे रेटिना से टकराता है उसको येलो स्पॉट कहते हैं। और येलो स्पॉट पर जो फोटो बनता है वो पूरा एकदम क्लियर बनता है। आदमी बिना चश्मा के नज़दीक का जितना, बिना चश्मा के जितना नज़दीक के दूरी देख सकता है उसको निकट बिंदु, सबसे दूर जो उसको दूर बिंदु है। सबसे नज़दीक होता है 25 सेंटीमीटर, उसके बाद धुंधला दिखाई देने लगता है। सबसे दूर में होता है अनंत। लाइट सेंसिटिव 2 सेल होता है, एगो रॉड्स होता है, कॉन्स होता है। तो कौन होता है जनरली कलर पहचानने के लिए और ब्राइट लाइट में ही काम करता है, कौन डिम लाइट में काम नहीं करता है। तो कौन होता है सिर्फ कलर के लिए। मधुमक्खी सबकी आँख में अल्ट्रावायलेट लाइट को डिटेक्ट करने का भी पावर होता है। उसके बाद हम लोग जो है डिम लाइट में जो है रॉड काम करता है, रॉड सेल काम करता है। डिम लाइट में हम लोग कलर नहीं देख पाते हैं क्योंकि जो वहाँ पे कौन काम नहीं करेगा, कौन जो है कलर बताता है, उसके लिए ब्राइट लाइट ही चाहिए। इसके बाद आता है हम लोग को परसिस्टेंस ऑफ विजन। इसमें देखते हैं जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग कोई चीज़ को देखें तो वो देखने के बाद भी, मतलब वहाँ आँख के सामने से हट जाने के बाद भी उसका जो रहता है उसका नहीं रहता विजन, आँख में जो है 1/10 सेकेंड तक रहता है। इसको विजुअल रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। अगर जलते हुए हम लोग स्पेयर को जल्दी तेज़ी से घुमाया जाता है तो ये परसिस्टेंस मतलब उसी कारण है, 1/10 सेकेंड जो होता है उसी कारण जो है हम लोग को पूरा एकदम जलते हुए रिंग के आके गोला इसे दिखाई देने लगेगा। आग लगा के उसको तेज़ी से गोल गोल घुमाए तो लगेगा पूरा एकदम गोले आग है। और जो लगातार फोटो भी नहीं, चलचित्र जो होता है लगातार फोटो एक के बाद तेज़ी से आता रहता है, वही लगता है कि वीडियो जैसा लगने लगता है। और 1 सेकंड में लगातार 24 को फोटो दिखाएंगे तो वीडियो जैसा लगने लगता है। ये हम लोग पढ़े परसिस्टेंस ऑफ विजन के बारे में। और पढ़ता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो सबसे होता है शॉर्ट साइटेडनेस या फिर मायोपिया। तो छोटा नाम तो छोटा नज़दीक ठीक, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब पागलपन, मतलब छोटा ठीक नज़दीक का ठीक दिखाई देगा। मायोपिया छोटा नाम छोटा ठीक, और दूर की चीज़ को हम लोग बिल्कुल साफ साफ नहीं देख पाते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग आँख का जो लेंस है वो लंबा हो जाता है, जिसके कारण लंबा हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है कि जो यहाँ से हम लोग के लेंस से जो फोटो जाता था वो रेटिना पर बनता था। ऐसे मतलब आया ऐसे टकरा के हम लोग रेटिना पर जाके जो बनता था वो रेटिना के पहले बनने लगता था। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉन्केव लेंस लगाते हैं। कॉन्केव लेंस लगा के इसको और थोड़ा डाइवर्स कर देते हैं, और डाइवर्स करने के बाद जो है यहाँ से जाके ही यहाँ पे जाके टकरा के बनता है। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग जो है कॉन्केव लगाते हैं। तो होता है हाइपर मेट्रोपिया या फिर लॉन्ग साइडनेस में दूरी का ठीक रहता है, इसमें नज़दीकी का खराब हो जाता है। इसमें जो आँख का लेंस जो है वो छोटा हो जाता है, छोटा होने के कारण जो है फोटो जो है बहुत ज़्यादा उसको क्या करता है, उसको
छोटा होने के कारण फोटो को रेटिना के पीछे बनाने लगता है, रेटिना के पीछे बनाने लगता है। रेटिना यहाँ रहता है, उसके पीछे बनाने लगता है। इसको और आगे खींचने के लिए एक और हम लोग कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे, तो क्या करेगा कि दोनों और ज़्यादा कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज करके इसको जो है रेटिना पर जाकर मिला देता है। इसमें कॉनकेव लेंस लगाते हैं, इसमें कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। उसके बाद एक और बीमारी है प्रेस बायोपिया। इसमें क्या होता है कि इसमें दूरों का खराब हो जाता है, नज़दीकों का खराब हो जाता है। ये जो मेन खराबी होता है वो सिलियरी मसल के कारण होता है। सिलियरी मसल जो है जहाँ रहते हैं वहीं फिक्स होता है, वो जो है मूव करना बंद कर देता है। इसमें बाईफोकल लेंस लगाया जाता है इसको ठीक करने के लिए। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेम हाइट का कोई चीज़ रखा हुआ है तो उसमें दिखे अच्छे से देखिए नहीं पाएगा। इसका मेन होता है ना कि जो कॉर्निया सामने वाला होता है पूरा गोल नहीं होता है, कहीं पच्चू कुचुक जाता है, कहीं टेढ़ा टेढ़ी हो जाता है, इसके कारण हो जाता है। इसको ठीक करने के लिए सिलिंड्रिकल लेंस लगाया जाता है। अब जो चारों बीमारी हम लोग पढ़े, एस्टिग्मेटिज्म, प्रेस मायोपिया सबको दूर जो है हम लोग कॉन्टैक्ट लेंस के थ्रू अब कर सकते हैं। उसके बाद कैटरेक्ट, जब लोगों का अधिक एज होता है तो उनका जो लेंस होता है वो धुंधला हो जाता है, मतलब कि दूधिया कलर का दिखने लगता है। इससे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दिखाई गया है, पूरा ही दिखाई पड़ जाता है। इसको मोतियाबिंद कहने लगता है। इस सर्जरी के द्वारा जो है मोतियाबिंद का इलाज जो है बिल्कुल संभव है। उसके बाद आता है कलर ब्लाइंडनेस। हम लोग आँख के रेटिना पर क्या होता है कि लाल और हरा रंग को पहचानने वाला सेले गायब हो जाता है, तो इसको हम लोग पहचान नहीं पाते हैं, इसी को कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। ये जो जनरली जेनेटिक होता है, जनरली लेडीज नहीं होता, लेडीज लोग कैरियर होती है इसकी। सबसे प्रख्यात प्रमुख वैज्ञानिक जो परमाणु मॉडल दिए थे जॉन डाल्टन, वो भी जो कलर ब्लाइंडनेस से थे, इसीलिए इसको डाल्टोनिज्म भी कहा जाता है। और ऐसा नियम है कि जो भी आदमी कलर ब्लाइंड होता है उसको जो है ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता है। हम लोग आई डोनेट करते हैं तो उसमें सिर्फ कॉर्निया ही डोनेट किया जाता है। आँख का कलर जो आइरिस जो है, आइरिस के कलर आँख का कलर होता है, ये जो अलग अलग जगह पर रहने के कारण अलग अलग लोगों का आँख का कलर बदल जाता है। आँख हम लोग का ठीक उसी प्रकार दिखता है, जैसे फोटो कैमरा से फ़ोटो खिंचाता है। आँख कैमरा में भी आगे लेंस होता है और पीछे उसमें फिल्म होता है, ठीक जैसे आँख में आगे कॉर्निया पीछे रेटिना होता है, सॉरी आगे लेंस और पीछे रेटिना होता है, उसी प्रकार से कैमरा में आगे लेंस और पीछे फिल्म होता है। और कैमरा में जो काम शॉटर करता है वो आँख का पलक करता है। ये सब जो कॉमन चीज़ हो गया, देखते दोनों में अंतर क्या क्या है। जनरली कैमरा में जो फोटो खिंचाता है वो परमानेंट खिंचाता है, आँख में ज़रूरी नहीं है, परमानेंट कुछ भी नहीं रहता है ना, तो आदमी एक ही चीज़ देखते रह जाता है। उसके बाद जो है उसमें हम लोग जूम इन जूम आउट करके लेंस और फिल्म के बीच की दूरी को बढ़ा करा सकते हैं, लेकिन इसमें जो है ऐसा हम लोग जो आँख में नहीं कर सकते। लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जो फिक्स रहता है। यही सब मैंने आगे देखते हैं हम लोग का एंगल ऑफ विजन। एंगल ऑफ विजन में ये होता है जैसे हम लोग कितना, जैसे हमारे आँख के लगे एकदम कुछ चीज़ होता है बड़ा चीज़, तो उसको आँख बड़ा करके देखते हैं, आँख का एंगल बढ़ा देते हैं। वही चीज़ जब दूर चला जाएगा तो दूर के बाद आँख का एंगल छोटा करने के बाद भी देख लेते हैं। एंगल ऑफ व्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ही बढ़िया कोई चीज़ दिखता है। तो माइक्रोस्कोप इस समय क्या होता है, टेलीस्कोप में एंगल ऑफ व्यू को इतना बढ़ा जाता है कि सामान कोई भी चीज़ को बहुत साफ साफ दिखने लगता है। माइक्रोस्कोप जो है नज़दीक कुछ चीज़ को बड़ा करके खूब बढ़िया दिखाता है, और टेलीस्कोप जो है दूर की चीज़ को स्पष्ट बड़ा करके खूब बढ़िया नज़दीक ला के साफ साफ दिखाता है। ज़्यादा हम लोग का माइक्रोस्कोप जो हम लोग औजार बॉक्स में रहता है उसको भी माइक्रोस्कोप कह सकते हैं। एक ही लेंस होता है और जनरली ऑप्टिकल उसको फोकस पर रखा जाता है सामान को ज़्यादा बड़ा देखने के लिए। उसका सिलेबस में से हटी है, जैसे कंपाउंड इसमें दो होता है, एक ऑब्जेक्ट लेंस होता है, एक वहाँ के बाद होता है आई लेंस होता है। फिर टेलीस्कोप जनरली दूर की चीज़ को देखने के लिए दो प्रकार का होता है। एस्ट्रोनॉमिकल, टेरेस्ट्रियल। एस्ट्रोनॉमिकल जो होता है तारा और ये सब देखने के लिए होता है। इसमें जो फोटो बनता है उल्टा बनता है, उसी को सीधा बनाया जाता है, तो पार्थिव दूरबीन कहा जाता है, यानी कि टेरेस्ट्रियल कहा जाएगा। जब बहुत सारे लाइट को एक ही जगह भेज दिया जाएगा, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट के बारे में पढ़ने, जब बहुत सारे लाइट को एक ही जगह भेज दिया जाएगा तो लाइट जो एक दूसरे से टकराता है। जहाँ पे लाइट टकराने से उसका इंटेंसिटी बढ़ जाता है उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कहते हैं। जहाँ पर लाइट टकराने से वहाँ पे उसका मतलब एक तरह इंटेंसिटी घटाता है तो उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कहते हैं। ये जो है इंटरफ्रेंस जो है ये लाइट के वेव थ्योरी को एकदम सही साबित करता है। ये थॉमस यंग के द्वारा सबसे पहले इसके बारे में जाना गया था। इंटरफ्रेंस होने का एक नियम है, जब का फ्रीक्वेंसी जो है दोनों का सेम फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए, तभी जाके इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट होगा। लेकिन इंटरफ्रेंस के कारण हम लोग क्या क्या देखते हैं, साबुन का बुलबुला जो कलरफुल दिखाई देता है वो इंटरफ्रेंस के कारण ही होता है। जो लोग सीडी के कैसेट होता है उस पर देखते हैं बहुत सारा कलर दिखाई देता है, वो इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट के कारण ही होता है। मान लीजिए एक पानी में तेल डालने पर तेल जो पूरा रंगीन रंगीन दिखाई देता है, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट के कारण ही दिखाई देता है। साबुन का बुलबुला, सीडी और पानी में तेल। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, माने जो लाइट यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे उसको एक चीज़ लगा है जिसका वेवलेंथ जो है बिल्कुल मतलब लाइट के प्रकार का है, तो इसे टकरा कर लाइट जो है यहाँ पे फैल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे, जबकि यहाँ पे पूरा एकदम डार्क होना चाहिए लेकिन डार्क ना होकर वहाँ पे लाइट पहुँच जाएगा, इसी को डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। ये जो वेव थ्योरी जो लाइट को उसको सही साबित करता है, इंटरफ्रेंस और डिफ्लेक्शन। बस ऑब्स्टेकल जो है उसका वेवलेंथ जो है लाइट वेवलेंथ के बराबर ही होना चाहिए। पोलराइजेशन क्या होता है, जनरली जितना भी लाइट देते हैं मोमबत्ती, बल्ब, सूरज, सबका जो होता है अनपोलराइज लाइट होता है। लेकिन ऐसा कर दिया जाए कि उसको सिंगल डायरेक्शन में भेज दिया जाए, मतलब उसमें हॉरिजॉन्टल वेव भी होता है,
लेटा हुआ वेब भी रहता है, ऐसे रहता है। लेकिन पोलराइज करने के बाद उसमें पोस्ट कर पोलराइजर लगा देंगे तो उसमें से हॉरिजॉन्टल ही सिर्फ ऐसे निकलेगा, तो इसी को पोलराइज लाइट कहता है। तो इसको लगाने के लिए अलग अलग पोलराइड भी आता है, इसे टीवी सब में यूज़ होता है इसका। और पोलराइजेशन से ही जो पता करता है कि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है, ये लाइट टी से खत्म हो रहा है, टी ट्रांसवर्स नेचर का होता है। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चंस।